Hello everyone, welcome to Axis Defense Classes. Today's our topic will remain Atomic Structure Part 1. So friends, watch this video completely because all questions are very important in it. So let's start. फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एग्ज़ाम में आए वही पढ़ो, कुछ ज़्यादा फालतू की चीज़ों से कुछ नहीं होगा। देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या जो कि मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा प्रकट होती है यह अनुक्रमण पाती है। तो फ्रेंड्स इसकी हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या क्या होती है ये फ्रेंड्स याद कर लेना। R = n² h² ε0 अपॉन πm πm(z)(e²). और यहाँ ये h है, h यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल / सेकेंड। और यहाँ ये ε0 है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये इसमें h तो बता दिया है, ये m है, ये द्रव्यमान है कण का, और ये z है, ये परमाणु क्रमांक है, और e है, ये आवेश है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या पूछा है अब देखते हैं। n के द्वारा प्रकट की जाती है तो अनुक्रमण पाती है, ये त्रिज्या पूछी है, स्थायी कक्षा की त्रिज्या। तो r क्या निकला था, इसमें क्या था n² h² ε0 अपॉन πm (z)(e²). तो किसके ये n है, ये r है, तो r प्रोपोर्शनल n²। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, r प्रोपोर्शनल n² किसमें है, d। इसका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है हाइड्रोजन परमाणु की nवें कक्षा में ऊर्जा En = -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। तो फ्रेंड्स ऊर्जा के लिए एक फार्मूला होता है जो होता है En = -z²। 13 यहाँ पर देख लेते हैं, En = -z² 13.6 अपॉन n²। ये फार्मूला होता है, ये जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। अब इसमें z² है ये, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, z = 1, z² भी 1 हो जाएगा। तो इसमें फाइनली फार्मूला क्या आता है, तो इसमें आ जाता है En = -13.6 अपॉन n²। फ्रेंड्स कलर चेंज कर लेते हैं, ये कुछ वैसा है, ये -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। तो अब देखते हैं दूसरी कक्षा में भेजने के लिए प्रथम से दूसरी में, तो पहले ऊर्जा निकालते हैं दूसरी की, n = 2 रखने पर इस फॉर्मूले में, जब n = 2 रखेंगे तो E2 निकालते हैं, E2 हो जाएगी कितनी, -13.6 अपॉन
2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4 का डिवाइड होगा तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब n = 1 रखेंगे तो E1 निकालेंगे तो E1 कितनी हो जाएगी, -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगी -13.6। अब फ्रेंड्स जब इसमें प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली जो E आएगा E = E2 - E1 हो जाएगा। E2 - E1 करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, E = E2 - E1। तो E2 कितना निकला था, E2 निकला था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E1 कितना है, माइनस करेंगे तो E1 माइनस में 13.6। तो फ्रेंड्स अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। -3.4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे 13.6, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फ्रेंड्स देखते हैं 4th क्वेश्चन। निम्न परमाणुओं तथा अणुओं में n = 2 से n = 1 संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होगी। हाइड्रोजन परमाणु से, ड्यूटेरियम परमाणु से, एकल आयनित हीलियम से, द्वि आयनित लिथियम से। अब फ्रेंड्स देखते हैं, एक फार्मूला होता है जिसमें बोयर साहब का बड़ा योगदान रहा। ये होता है 1/λ = RZ² 1/n1² - 1/n2²। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो RZ², ये 1/n1, n1 इसमें कितना दिया है, ये इसमें 1 रखेंगे तो 1/1² - 1/2²। अब इसमें फ्रेंड्स देखते हैं, ये R क्या है, ये R है फ्रेंड्स रेडबर्ग नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 1.09 × 10⁷ प्रति मीटर। तो फ्रेंड्स अब इसमें क्या देखेंगे, अब सॉल्व करते हैं इसे। ऑप्शन देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन परमाणु से, ड्यूटेरियम परमाणु से, एकल आयनित। तो फ्रेंड्स इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा, द्वि आयनित लिथियम से, क्योंकि ये 1/λ है। तो पहले 1/λ की तुलना Z² से करते हैं तो 1/λ ये हो जाएगा 1/λ समानुपाती Z²। ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ये क्या था, 1/λ समानुपाती Z²। तो लैम्डा समानुपाती किसके होगा, 1/Z² के। अब देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कम होता है। जितना ही इसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा उतनी ये तरंगदैर्घ्य है वो कम आएगी। तो क्या पूछा है, लघु तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होगी। तो लघु तरंगदैर्घ्य के लिए क्या करना होगा, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसी के लिए ये होगा। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसका होगा लिथियम का, द्वि आयनित लिथियम से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स 5 पर देखते हैं, लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, लाइमन होती है और एक बामर होती है, एक पासन, एक ब्रैकेट और फंड। तो फ्रेंड्स ये लाइमन होती है, वो लाइमन पराबैंगनी में पाई जाती है, ये पराबैंगनी में। और फ्रेंड्स ये पासन होती है
सॉरी लाइमन है ये पराबैंगनी में, और ये बामर है, वो बामर पाई जाती है दृश्य क्षेत्र में, और ये पासन ब्रैकेट फुंड ये तीनों अवरक्त में पाई जाती हैं। अवरक्त, अवरक्त मीन्स इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी क्षेत्र, सी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, परमाणु की आमाप की कोटि है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु की होती है 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक की पूछ ले तो नाभिक की होती है 10⁻⁻15 मीटर। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है? अभी बताया था दृश्य क्षेत्र के लिए क्या होता है, दृश्य के लिए होता है बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी किस में पाई जाती हैं? दृश्य में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और वो 3 थी, लाइमर, बामर तक हो गई, और ये पासन ब्रैकेट फुंड थी, जो पासन ब्रैकेट फुंड तीनों इंफ्रारेड भाग में पाई जाती हैं, जो अवरक्त कहते हैं, जिसे अवरक्त भाग में। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं 12, ये 5 क्वेश्चन जो एलिमिनेट कर दिए वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और कुछ एक आध उसमें सिंपल भी है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं 12 क्वेश्चन, परमाणु के तृतीय कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को एनवी कक्षा से बाहर निकालने के लिए ऊर्जा क्या होती है? En प्लस के 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें क्या थी ऊर्जा जो पूछी गई थी, n=2 से 1 पर उसे, तो उसमें माइनस हो जाता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसमें प्लस हो जाएगा। अब n की वैल्यू तृतीय है तो 3 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 13.6/3 3 9। अब इसका आंसर यही हो जाएगा, प्लस की 13.6/9। तो इसका आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। फ्रेंड्स अब देखते हैं 14 क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है? बेरिलियम परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या यदि A0 है, यहाँ A0 कर लेंगे, A0 है तो द्वितीय कक्ष की त्रिज्या होगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें यदि यहाँ पर द्वितीय कक्ष है तो यहाँ पर द्वितीय का मान रख देंगे, n=2 रख देंगे। तो यहाँ पर 4A0 भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन मैच कराना है, और यहाँ A0 है, यहाँ कुछ भी दे सकता था, तो यहाँ A0 है तो यहाँ A0 लगा दिया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं 15, हीलियम के द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए आयनन विभव है। तो फ्रेंड्स हीलियम के द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें क्या होता है, जब दूसरे हीलियम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की स्थिति में क्या होता है, हीलियम पॉजिटिव आयन होता है, वो हाइड्रोजन तुल्य परमाणु की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इसलिए इसका आयनन विभव के लिए एक फार्मूला होता है जो Z² × 13.6 वोल्ट। तो इसमें Z² हो जाएगा, इसका हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो 2 × 4 × 13.6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर। फ्रेंड्स अब देखते हैं 16 क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन परमाणु की n=10वीं स्थिति से निष्कासित करने के लिए ऊर्जा का मान होगा। तो फ्रेंड्स अभी बताया था ऊर्जा कितनी होती है, En=30.6/n²।
कितना हो जाएगा 13.6 अपॉन 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो इसका ऑप्शन मैच करेंगे, ये कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 18। हाइड्रोजन परमाणु की r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा। nवीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा देखते हैं कितनी होती है। स्थितिज ऊर्जा U = होती है -ZE² तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो अब बची कितनी ये हो जाएगी U = -KE²/R। अब ये काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं, यही पूछी है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो KE = होती है 1/2P। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये स्थितिज ऊर्जा। तो ये कितनी हो जाएगी E²/2R। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे, ये कितनी हो जाएगी E²/2R। इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, E²/2R। अब फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 21। यदि किसी इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग पूछा है, nवीं कक्षा में कोणीय संवेग होता है। तो फ्रेंड्स बोर के द्वितीय अभिग्रहित जो नियम दिया था उसके अनुसार ये कोणीय संवेग होता है mvr = nh/2π। एक mvr भी हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये कोणीय संवेग ये nh/2π होगा। तो ये कितना nh/2π। फ्रेंड्स देखते हैं 22। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम से द्वितीयक उत्तेजित अवस्था में ऊर्जाओं का रेशियो होगा। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था कहते हैं, तो उसे प्रथम में एक ऐड हो जाएगा। जब उत्तेजित अवस्था कहेंगे तो इसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और द्वितीयक उत्तेजित अवस्था के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अब आते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं ऊर्जा का। E = -13.6 अपॉन n²। तो क्या हो जाएगा E2 प्रथम से द्वितीयक उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा का अनुपात पूछा है। तो E1/E2 = क्या हो जाएगा, -13.6 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हो जाएगा N2/N1। ये वो भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये n² है। तो अब देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। N2 क्या निकली थी, ये N1 की है, ये N2 की 3 थी। तो 3/2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 9/4। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 9/4। फ्रेंड्स अब 23 प्रश्न नंबर देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है। रेडबर्ग नियतांक 10⁵ प्रति सेंटीमीटर दिया गया है, और रेडबर्ग नियतांक वैसे होता है 1.09 × 10⁷ प्रति मीटर होता है। इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो 2 पावर कम हो गई, और इसे 1.09 को बनी मान लिया, तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति होगी। तो फार्मूला लगाते हैं, 1/λ = R। 1/N1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, -1/N2 की जगह 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर। अब आते हैं R, ये कितना हो जाएगा, 4 × 16 के 4, ये क्या हो जाएगा 12/4 × 16। तो 4 3 × 12, तो ये कितना हो गया 3R/16। तो लैम्डा कितना हो जाएगा 16/3R। ये लैम्डा हो गया 16/3R। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, लैम्डा हो गया 16/3R। यहाँ R की वैल्यू पुट करते हैं, 10⁵ प्रति सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में देखते हैं, तो
16 इंटू 10⁻⁻⁵ प्रति ये अपॉन 3 इतना हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू। अब ये आवृत्ति आते हैं तो आवृत्ति क्या होती है, n = c/λ। c है जहाँ प्रकाश का वेग ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जब 8 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 हो जाएंगे इसकी पावर। तो देखते हैं 3 इंटू 10⁻10 ये सेंटीमीटर में आएगा अपॉन 16/3 तो 3 ऊपर पहुंच जाएंगे इंटू 10⁻, ये -5 ये है। अब ये सॉल्व करते हैं तो ये 9/16 इंटू 10⁻15 हो जाएगा, 10⁻15 हर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या हो गया इसका, सी। 9/16 इंटू 10⁻15। अब फ्रेंड्स देखते हैं 24 हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 वोल्ट है। तो हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को n=2 अवस्था से हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो ऊर्जा पूछी है, तो इसमें ऊर्जा अभी क्या बताया था, En = 13.6 प्लस के होती है जब हटाएंगे इसे हाइड्रोजन परमाणु n=2 अवस्था से हटाएंगे तो प्लस 13.6 अपॉन n²। ये n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी, 13.6 अपॉन 4 तो ये हो जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर डी हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्रेंड्स अब देखते हैं 26 हाइड्रोजन की वामक श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 6561 एंगस्ट्रॉम है। तो इस श्रेणी के द्वितीयक रेखा की तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स वामक श्रेणी के स्पेक्ट्रम रेखा की तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/λ = r 1/n1² - 1/n2²। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें दी गई है प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। तो वामक श्रेणी के लिए प्रथम रेखा के लिए ये फॉर्मूला n1 की जगह इसमें पहले से ही होता है, वामक के लिए 2 हो जाता है तो इसमें 4 होता है वामक के लिए। यहाँ पर 4 n1 की वैल्यू 2 होती है तो n1² करेंगे तो 4 हो जाएगा। और ये प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य है वामक श्रेणी की। तो प्रथम रेखा के लिए यहाँ पर 3 होता है, वामक के लिए n2 कितना होता है, 3 से 3 4 5 ये प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। प्रथम रेखा जैसे 3, अब द्वितीय रेखा की पूछते तो 4 ले लेते n2 की वैल्यू। तो इसमें 3 पुट करते हैं तो 1/λ = r 1/4 - 1/9 हो जाएगा, जो कितना आ जाएगा, r × 9 - 5 ये आ जाएगा 5r/36 5r/36। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ये लैम्डा कितना आ गया था, 5r/36। अब ये λ1 था, ये प्रथम वामक रेखा की प्रथम रेखा के लिए था। अब सेकंड निकालते हैं 1/λ2 द्वितीय के लिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्रथम के लिए तो प्रथम रेखा के लिए n2 = था 3, ऐसे ही डॉट 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 4 4 5 देखते हैं। तो जब द्वितीयक की पूछेंगे तो n2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि प्रथम की 3 थी तो द्वितीयक की 4 और तृतीयक की पूछते तो 5 हो जाती। तो अब देखते फॉर्मूला 1/λ = r, ये तो n1 की तो सेम ही रहेगी, वामक के लिए 2 होती है ये फॉर्मूले में। तो 1/2 का स्क्वायर 4 - 1/, ये जब 4 होगी तो 4 का वर्ग करते हैं तो 16 हो जाता है। अब ये कितनी आ गई, r × 16 - 4 ये कितनी, 12/4 × 16, ये 4 3 से 12 ये आ गई 3r/16। अब इसका रेशियो पूछा है तो रेशियो देखते हैं,
1 किसका पूछा है, द्वितीयक रेखा की तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए। तो द्वितीयक रेखा की पूछी है तरंगदैर्घ्य, तो कैसे निकालते हैं, 1/λ1 अपॉन 1/λ2, ये इक्वल कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/λ1 कितनी आई थी, 5r/36। अब 1/λ2 की कितनी आई, ये आई 3r/16। अब ये r से r कैंसिल हो जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा, तो 5 × 16 अपॉन 36 × 3। अब ये 4 4 16, 4 9 36। अब ये कितनी हो जाएगी, 20, 5 4 20 अपॉन 27, 20/27। तो ये किसकी हो गई, λ2 अपॉन λ1 की वैल्यू। तो फ्रेंड्स λ2 अपॉन λ1 की वैल्यू कितनी हो गई थी, 20/27। तो इसमें प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा है वो दी गई है। तो अब ये पुट करते हैं वैल्यू, λ2 = 20/27 × 61 एंगस्ट्रॉम। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा C 4860। अब क्या आ जाएगा इसका, C ऑप्शन। फ्रेंड्स अब देखते हैं 29। बोहर के सिद्धांतानुसार परमाणु संख्या Z व मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा निर्मित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या समानुपाती होगी। तो त्रिज्या होती है R = n²h²ε0 अपॉन πmze²। इस फॉर्मूले को पीछे डिस्कस किया था। तो ये ε0 क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसकी वैल्यू बताई थी पीछे। और ये आवेश होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक, ये द्रव्यमान होता है, ये होता है प्लांक नियतांक। तो इसमें मेन चीज़ देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है निर्मित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या समानुपाती होगी। तो Zn में संबंध देखते हैं, तो R समानुपाती Zn में, तो n तो ये n² हो गई, तो n²। अब अपॉन Z है तो ये Z, तो क्या हो गया, R प्रोपोर्शनल n² अपॉन Z। तो ऑप्शन मैच करते हैं, n² अपॉन Z, तो इसका आंसर D हो गया। समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब आते हैं 30। बोहर के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की द्वितीय स्थिर कक्षा की त्रिज्या R है, तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या होगी। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं R प्रोपोर्शनल n²। अब द्वितीय स्थिर कक्षा की त्रिज्या R दी हुई है, तो द्वितीय स्थिर कक्षा की पहले R n = 2 पर अपॉन R n = 3 पर। अब ये दी कितनी है, तो फ्रेंड्स R n = 2 पर, तो n की वैल्यू 2 पुट करते हैं इसमें, तो 4 हो जाएगी, और 3 पर तो ये हो जाएगी 9। अब क्या पूछी, क्या है, तृतीय कक्षा की त्रिज्या। तो R3 = 9/4 × R2 पर, जो Rn = 2 पर दी हुई है। तो R = ये द्वितीय स्थिर कक्षा की त्रिज्या R दी हुई है, तो ये R जो n = 2 पर, तो यहाँ कैपिटल R लिख लेंगे, यहाँ दी हुई है। तो अब ये कैंसिल कर देंगे, 2 2 2 4 2 8, तो 2 ये हो जाएगी 25। तो क्या हो जाएगी 2.25 R। इसका आंसर हो जाएगा B। क्या हो जाएगा 2.25 R। फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये R है, ये जो R है, R ये प्रोपोर्शनल होता है n² के। तो द्वितीय स्थिर कक्षा की त्रिज्या इसमें R है, तो ये कितनी हो गई, R हो गई। अब पूछिए तृतीय की, ये पूछी है, तो द्वितीय के लिए जो इस फॉर्मूले में n = 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगी ये, और 3 के लिए, तृतीय के लिए 9 हो जाएगी। अब R ये 3 पर पूछिए, तो ये इधर 9 हो जाएंगे, अपॉन में 4 हो जाएंगे, इसलिए ये 9/4। अब ये R n = 2 पर ये वहीं रहेंगे,
ये जो हैं वो यहीं रहे। तो इसमें इसकी वैल्यू दी गई है 2 पर r, तो ये कैंसिल कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फ्रेंड्स देखते हैं 32 एंड वेरी सिंपल। बोहर मॉडल में हाइड्रोजन परमाणु के Nवीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। इस कक्षा की परिधि को इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा के पदों में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो बोर का सिद्धांत होता है mv², ये कोणीय संवेग होता है mv² = NH/2π। और फ्रेंड्स हम जानते हैं ये h होता है, वो h होता है h = λ/λ × p होता है, क्योंकि ये लैम्डा होता है h/p और p = होता है mv। तो फाइनली λ = h/mv हो गया। तो अब इसे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। mvr = NH/2π और ये क्या था, λ = h/mv। तो अब यहाँ mv नीचे करते हैं, तो r = NH/2π × mv। और ये फ्रेंड्स जो h/mv है वो बन गया लैम्डा, इसे लैम्डा लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया, r = nλ/2π, 2π हो गया nλ/2π। r क्या निकला था, r = nλ/2π। अब फ्रेंड्स इसमें पूछा है इस कक्षा की परिधि को इस इलेक्ट्रॉन के परिधि पूछी है इस इलेक्ट्रॉन के द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य के पदों में। तो परिधि क्या होती है, 2πr। अब यहाँ r की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2π × nλ/2π, ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, nλ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, nλ। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब 33 सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की किसी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा से अनुपात होगा। तो फ्रेंड्स इसकी काइनेटिक जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है -k Z²/r, जहाँ ये k होता है 1/4πε0। तो ये k की वैल्यू होती है और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी k ही होती है, वो पॉजिटिव होती है और नीचे 2 से डिवाइड हो जाता है, तो प्लस के k Z²/2r। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। इसमें अनुपात पूछा है तो डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या है, किसका अनुपात पूछा है, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का। तो काइनेटिक एनर्जी K/U पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी kZe²/2r और ये पोटेंशियल एनर्जी है तो -kZe²/r। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल और ये Z² kZ² से kZ² कैंसिल। अब ये बचा कितना, 1/-2 × -k1, ये इसका इसमें होगा, इसका इसमें 2 × -k1, तो हो जाएगा -k1/2। तो इसका आंसर -k1/2 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है। क्या है, -k1/2, ऑप्शन सी। अब यहीं फ्रेंड्स देख लेते हैं 34। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो परावैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती हैं कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स ये पता होगा, ये लाइमन होती हैं और ये बामन श्रेणी होती हैं, ये दृश्य भाग में पाई जाती हैं, दृश्य। और ये फासन फुंड और ब्रैकेट होती है, तो वो किस में पाई जाती है, इंफ्रारेड, इसे बोलते हैं अवरक्त, ये अवरक्त भाग में पाई जाती हैं।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फ्रेंड्स 38 देखते हैं, जब एक हाइड्रोजन परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाया जाता है तो क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा कम होती है। स्थितिज ऊर्जा कम होती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। दोनों गतिज और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती हैं, दोनों गतिज और स्थितिज ऊर्जा घटती हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये किसके समानुपाती होती है, माइनस के 1/r, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के kz² अपॉन r। तो ये किसके समानुपाती हो गई, 1/r की। और ये काइनेटिक एनर्जी है, इसी प्रकार ये काइनेटिक एनर्जी भी ये हो जाएगी 1/r की, ये पॉजिटिव। उसमें फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, kz² अपॉन 2r। तो ये हो जाएगी, ये भी r के 1/r की, लेकिन वो पॉजिटिव, ये 2 तो ये सारे कांस्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स क्या था, जो p थी वो समानुपाती थी -1/r, और ये काइनेटिक एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल थी 1/r। अब इससे देख लेते हैं, जब उत्तेजित अवस्था में लाया जाता है तो r बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो जब r बढ़ेगा, ये r की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये p कैसी होगी, अब इसे समझ लेते हैं। जब ये माइनस भी लगा है इसमें, यदि इसमें माइनस न लगा होता तो जब r की वैल्यू बढ़ती तो ये p कम होती, जब माइनस न लगा होता। अब ये माइनस इसमें लगा है तो ये माइनस की है, तो इसलिए कम नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो p है वो इंक्रीज करेगी। अब इसे काइनेटिक एनर्जी में देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब r बढ़ेगी तो सिंपल सी बात, काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि ये प्लस में है। तो जब r की वैल्यू बढ़ेगी, ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी जब r की बढ़ेगी। तो ये गतिज ऊर्जा है जो काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज होगी। तो इससे ऑप्शन मैच करते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा कम होती है। फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं 39। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का कक्षा n = 4 से कक्षा n = 2 में संक्रमण होता है, उत्सर्जित विकिरण की तरंग संख्या क्या होगी, जबकि r रेडबर्ग नियतांक होगी। अब इसे 39 को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं बोहर के सिद्धांत के अनुसार 1/λ = r 1/n1² - 1/n2²। अब सॉल्व करते हैं r। अब n1 की वैल्यू 2 दी गई है, तो 1/4 - 1/, ये 4 दी गई है, n2 की वैल्यू तो 16 हो जाएगी। अब इसे सब सॉल्व करेंगे तो 12r/4 × 16। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या हो जाएगी, 1/λ की वैल्यू 12r/4 × 16, तो 4 3 = 12, तो 3r/16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3r/16। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं 40। उम्मीद करता हूँ 39 समझ में आया होगा। फ्रेंड्स देखते हैं 40। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में निम्नतम कक्षा में होती है अनंत ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा, शून्य ऊर्जा। अब ये देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु में निम्नतम कक्षा के लिए n की वैल्यू होती है 1, और इसकी न्यूनतम ऊर्जा, इसकी ऊर्जा कितनी होती है, En = ये होती है -13.6 अपॉन n²। तो जब न्यूनतम कक्षा के लिए n = भर रखते हैं तो ये कितनी आ जाएगी, -13.6। और जब इसी प्रकार n = 2 रखते हैं
तो 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, तो इसके लिए कितनी होगी, जैसे 2 रखें तो इसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कितनी आ जाएगी, तो माइनस की 3.4 आ जाएगी। तो ये माइनस के 3.4 बड़ा है या माइनस के 13.6, इसमें जो बड़ा है ये माइनस के 3.4 बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में है और वो ये दोनों माइनस में है, और माइनस में जो सी संख्या कम होती है वही बड़ी होती है, जिसका परिमाण कम होता है वही बड़ी होती है, और माइनस चिन्ह लगा हो तो इसलिए जब 1 पर निम्नतम कक्षा में, तो निम्नतम कक्षा के लिए सबसे कम होगी तो इसकी क्या होगी, न्यूनतम ऊर्जा होगी। इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर। फ्रेंड्स देखते हैं 41, बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का उसकी कुल ऊर्जा से अनुपात क्या होगा। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है के इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, और फ्रेंड्स टोटल एनर्जी होती है जो टी इज इक्वल टू, ये होती है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, याद रखेंगे। और ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे ये भी देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये माइनस के ई स्क्वायर इंटू जेड अपॉन आर होती है, जहाँ के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इतना होता है। अब क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा उसकी कुल ऊर्जा का अनुपात। तो के ई अपॉन टोटल एनर्जी टी, ये इसमें पूछा है। तो के ई क्या होती है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r अपॉन टोटल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगी कितना, -1। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका क्या, -1, इसका ऑप्शन ए। अब फ्रेंड्स देखते हैं 42, हाइड्रोजन परमाणु के n इज इक्वल टू 1 कक्षा का इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बंधा होता है। यदि हाइड्रोजन परमाणु n इज इक्वल टू 3 अवस्था में हो तो उसे आयनित करने हेतु कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला होता है आवश्यक ऊर्जा En इज इक्वल टू, ये प्लस में होती है जब n बराबर 3 अवस्था, जैसे n बराबर कोई भी अवस्था हो उसे आयनित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़े, तो ये प्लस के 13.6 अपॉन n स्क्वायर होती है। तो इसमें n की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो कितनी हो जाएगी, 13.6 अपॉन 9। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें ऑप्शन मैच कर लेते हैं, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44, ये 43 मैंने एलिमिनेट कर दिया है, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। अब फ्रेंड्स देखते हैं 44, यदि किसी एक इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में कूदता है तो क्या होता है। फ्रेंड्स जब इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा अवशोषित होगी। फ्रेंड्स ये याद रखना, ये एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स देखते हैं 45 क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमर तथा बामर श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्घ्य सीमा की आवृत्तियों का रेशियो होगा। तो आवृत्ति क्या होती है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, जो मैक्सिमम निकालनी है। अब ये लाइमर के लिए है, तो अब इसे देखते हैं, ये सी लिख लेते हैं ऐसा ही, और ये 1 लेमडा तो होता है, क्या होता है 1 लेमडा मैक्स, आर 1/1 स्क्वायर, ये लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, -1/, प्रथम श्रेणी है तो इसके लिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इसकी पूछिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए तो प्रथम श्रेणी ही मानेंगे, क्योंकि प्रथम श्रेणी से जब इसमें डिवाइड होगा, कम से डिवाइड होगा, इसमें कम वैल्यू होगी तो उसकी अधिकतम तरंगदैर्घ्य निकलेगी। यदि ज़्यादा से डिवाइड होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू से, जैसे यहाँ पर डॉट 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 एन तक किसी भी वैल्यू 2 से बड़ी ले लेते हैं तो इसके लिए कम होगी, ये मिनिमम होती, क्योंकि इसमें अधिकतम तरंगदैर्घ्य पूछी है इसलिए
2 से डिवाइड करेंगे। N2 की वैल्यू 2 ही रहेगी मैक्सिमम के लिए। 1/2 का स्क्वायर, अब ये कितनी आ जाएगी, सी RC कर लेते हैं, RC इंटू ये हो जाएगी 3/4। अब ये कितनी हो गई, 3RC/4। ये क्या आ गया, न्यू लाइमन। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसमें। अब ये कितनी निकाल लेते हैं, ये वामर की आवृत्ति निकाल लेते हैं, C/λ मैक्स। ये हो जाएगी RC इंटू 1/, वामर के लिए 2 होता है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये भी मिनिमम वैल्यू ही लेंगे तभी इसकी अधिकतम आएगी आवृत्ति, तो इतनी हो जाएगी। तो ये कितनी टोटली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 5RC/36। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इसमें दोनों वैल्यू का रेशियो निकालते हैं, V लाइमन/V वामर। ये कितनी हो जाएगी, लाइमन के लिए 3RC/4, वामर के लिए 5RC/36। अब 4 9 36। अब ये 9 3 ये RC से RC कैंसिल हो जाएगा, 9 3 27 और ये 5/5। तो इसका आंसर फ्रेंड्स 27/5 हो जाएगा। ऑप्शन मैच कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर ए हो जाएगा 27/5। समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं 47। रेडबर्ग स्थिरांक R के पदों में प्रथम वामर रेखा की तरंग संख्या है। तो तरंग संख्या होती है 1/λ होती है, जिसकी वैल्यू होती है R इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। फ्रेंड्स इसमें जो R होती है, R Z² और होता है इसमें फॉर्मूले में। जो Z होता है वामर श्रेणी में, यह हाइड्रोजन की विशेषता बताई गई है इसमें। तो हाइड्रोजन के लिए Z=1 होता है। तो अब देखते हैं R, ये N1 है प्रथम, तो वामर के लिए N1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 2 4 माइनस 1/, ये 3 का वर्ग हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, R इंटू 9 माइनस 4/36। तो ये कितना होगा, 5R/36। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। क्या हो जाएगा, C 5R/36। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स अब देखते हैं 48। यदि हीलियम परमाणु का आयनन विभव 24.6 वोल्ट हो तो इसके आयनित करने के लिए इसकी आवश्यक ऊर्जा होगी। फ्रेंड्स इसका आंसर ये हो जाएगा 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उतनी ही रहेगी, ये याद कर लेना। अब फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बोहर सिद्धांत के द्वारा एक कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज व स्थिर ऊर्जा के व्यंजक हैं। तो फ्रेंड्स तो स्थितिज ऊर्जा होती है P, पोटेंशियल एनर्जी होती है -kZe²/R, जहाँ Z=1 होगा, क्योंकि बोहर सिद्धांत में हाइड्रोजन का रोल रहता है। तो Z= हो जाएगा 1। तो ये कितनी बचती है, -ke²/R। तो ये K की वैल्यू पुट करते हैं। K की वैल्यू होती है 1/4πε0। जब K की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, -ke²/4πε0 इंटू R। कितनी हो जाएगी, P हो जाएगी -ke²/4πε0 इंटू R। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा देख लेते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी
ये होती है 1/2 जेड के होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन ये 2r। अब के की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये होती है 1 अपॉन, जब 4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है तो 2 से मल्टीपल होगा तो 8 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगी। 8 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन r। तो फ्रेंड्स ऑप्शन मैच करते हैं तो ये क्या है, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0। ये तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई, ये वही पूछा है गतिज ऊर्जा, और स्थिर ऊर्जा ये पहले निकाली थी। ई स्क्वायर अपॉन माइनस के स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। प्लस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर एवं माइनस के स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो फ्रेंड्स आज यहीं पर स्टॉप लेते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने एलिमिनेट कर दिए, और इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही लॉन्ग थे, इसलिए वो एयरफोर्स या नेवी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।